नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृश्य आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की शुरुआत हमने हाल ही में की थी ताकि पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही खबरों के स्टैटिक पोर्शन पर आपसे बात कर सके और अगर इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप उस प्रश्न को ठीक तरीके से हल कर सकें। आज भी हम इस प्रोग्राम को आपके सामने लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में हम किन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं या आप कह सकते हैं कि किन खबरों के स्टैटिक पोर्शन पर आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी एक समुद्री जीव पर जिसको हम डुगोंग के नाम से जानते हैं। डुगोंग पर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आ चुका है और ये एक महत्वपूर्ण समुद्री जीव है, तो इसके संरक्षण स्थिति को, आईयूसीएन स्टेटस को और साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसका स्टेटस क्या है, इन सभी पक्षों पर बात होगी। फिर बात होगी हाल ही में नामीबियन सूखा पर। नामीबियन सूखा के कारण एक इस महत्वपूर्ण अफ्रीकी देश ने अपने यहाँ जंगली जानवरों को बड़े स्तर पर मारने का निर्णय लिया है ताकि वो खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित कर सके। साथ ही सूखे का कारण अल नीनो है, तो इस मुद्दे पर बात होगी। फिर बात होगी एंटीबायोटिक प्रदूषण पर। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में कुछ निर्देश जारी किए हैं एंटीबायोटिक प्रदूषण को लेकर के, तो ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और अंत में बात होगी प्लास्टिक कचरे पर। प्लास्टिक की जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग बढ़ते जा रहे हैं और इसके उपयोग को समाप्त करने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं वो वस्तुतः नाकाफी हैं और प्लास्टिक जो कचरा है वो एक महत्वपूर्ण प्रदूषणकारी खतरे के रूप में उपस्थित हुआ है, तो इस खतरे पर भी बात होगी। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समुद्री जीव डुगोंग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु के मछुआरों के मछली पकड़ने के जाल में कई बार ऐसी स्थितियां बनी है कि डुगोंग भी उसमें फंस गए हैं और उनको बाद में छोड़ा गया समुद्र में। इसके साथ ही समुद्री डिगोंग, ये जो सी काऊ भी इसको कहा जाता है, ये हमारे लिए एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया कि डुगोंग एक समुद्री जीव है जिसे सी काऊ के नाम से भी जाना जाता है। ये सिरेनिया श्रेणी की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है। शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है जो भारत के समुद्र में विशेष रूप से रहती है। साथ ही अगर इसके और तथ्यों को जानने का प्रयास करें तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। खासतौर से समुद्री खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के लिए इसका विशिष्ट महत्व है। वितरण और पर्यावास की बात करें तो 30 से अधिक देशों में ये डुगोंग पाए जाते हैं और भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे मन्नार की खाड़ी, जैसे पाक जलडमरू मध्य, इसके अलावा कच्छ की खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये सामान्यतः देखे जा सकते हैं डुगोंग। इसके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में इनको वल्नरेबल श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, यानी सुभेद श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनकी स्थिति जंगली क्षेत्रों में, खासतौर से इनका जो समुद्री पर्यावास है, ऐसी नहीं है कि ये तुरंत विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन इन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इनके संरक्षण के प्रयासों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इनमें प्रयास ना किए गए और हम इसी तरह से समुद्री मछुआरे सामान्य तौर से जिस तरह से वो ट्रोलिंग के माध्यम से मछलियों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो ये इनकी सुभेद्यता एकदम उजागर हो जाएगी, इसलिए इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के ये अनुसूची 1 में आता है और इसका मतलब ये है कि इनके संरक्षण के तुरंत प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही इनके व्यापारिक खतरे को ध्यान में रखते हुए साइट्स ने इनको अपेंडिक्स 1 यानी जो उनकी परिशिष्ट 1 है इसमें शामिल किया है। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, जो इस तरह के जीवों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से होने वाले खतरे को अभिव्यक्त करता है। और परिशिष्ट 1 में इसका मतलब यह है कि इनको व्यापार के लिए इनको मारा जाता है, जिसको तुरंत रोकने की आवश्यकता है, वरना इस पूरी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को एक महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। अगर हम इनके खतरों की बात करें तो डुगोंग समुद्री घास खाते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में समुद्री तल ट्रोलिंग के कारण, जो मछली पकड़ने के लिए समुद्री तल पर चलने वाली ट्रोलिंग है, यानी जाल जो है मछुआरों के, वो समुद्री तल को भी प्रभावित करते हैं, जिससे इनकी समुद्री घास नष्ट होती है और इस समुद्री घास के नष्ट होने से इनकी संख्या में भारी कमी आने की उम्मीद है और ये इनके सामने सबसे बड़ा खतरा है। साथ ही मानव गतिविधियां जैसे कि
आवास से मानव गतिविधियां, जिस प्रकार से हाइड्रोकार्बन के कई प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग हम इस्तेमाल करते हैं, या गैस निष्कर्षण, तेल निष्कर्षण जैसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इनके आवास स्थान को भी क्षति हो सकती है, वहां पर प्रदूषण बढ़ सकता है जहां पर ये रहते हैं। व्यापक पैमाने पर अवैध मत्स्य पालन भी इनको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर बड़े स्तर पर मछलियों को पकड़ने की व्यवस्थाएं खड़ी की जाएंगी तो कहीं ना कहीं उसमें समुद्री डुगोंग भी फंसेंगे और इनकी संख्या भी लगातार कम हो सकती है। साथ ही अवैध शिकार के कारण भी इनकी स्थिति सुभेद्य हो जाती है, यानी वल्नरेबल हो जाती है, और अनियोजित पर्यटन के कारण भी इनके आवास क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ सकता है। और ये सभी कारक मिलकर के इसके लिए, डुगोंग के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा उपस्थित करते हैं। ये इनके खतरे की अवस्थिति है। अगर हम इनके संरक्षण के प्रयासों को देखें तो हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने संरक्षण रिजर्व स्थापित करने का प्रयास किया है इनके लिए, ताकि इनकी जनसंख्या को एक तरह से संरक्षण प्रदान किया जा सके, इनके खतरे को दूर किया जा सके, और संरक्षण रिजर्व बनाने की कोशिश की जा रही है। खासतौर से तमिलनाडु ने ये निर्णय लिया है। संरक्षण रिजर्व क्या होते हैं इसको भी जानना जरूरी है। चाहे संरक्षण रिजर्व की बात हो और चाहे सामुदायिक रिजर्व की बात हो, ये उन संरक्षित क्षेत्रों को दर्शाते हैं जो आमतौर पर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों और आरक्षित तथा संरक्षित जंगलों के मध्य एक बफर जोन या कनेक्टर्स के रूप में काम करते हैं। और इनका जो उल्लेख प्राप्त होता है, इन श्रेणी का जो हमें उल्लेख प्राप्त होता है संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व का, ये पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2002 में हमें प्राप्त होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन वर्ष 2002 में किया गया था, और उसमें इस अवधारणा को लाया गया था, संरक्षण रिजर्व की अवधारणा को, जिसके संदर्भ में हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने निर्णय लिया है कि वो डुगोंग के संरक्षण के लिए संरक्षण रिजर्व को स्थापित करेगा। तो ये हमारी इस टॉपिक पर पूरी बात हो गई। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस ने हाल ही में एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसका नाम है क्विक अपडेट। ये प्रोग्राम दोपहर के बाद सामान्य तौर से आता है, और बाजार से संबंधित कोई भी खबर जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, उससे संबंधित खबर को इसके अंतर्गत लिया जाता है। तो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, तो इस प्रोग्राम से आप जरूर जुड़िए। साथ ही दृष्टि आईएएस एक और नई पहल कर रहा है। दृष्टि लर्निंग ऐप पर लाइव ऑनलाइन कोर्स प्रारंभ हो रहा है सीसेट 2025 का। इसकी कक्षाएं 3 अक्टूबर से प्रारंभ होंगी। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं अगली खबर को। अगली खबर हमारी नामीबिया से जुड़ी हुई है। नामीबिया में हाल ही में एक बहुत ही दर्दनाक सूखा पड़ा है, और उसके कारण नामीबिया ने अपनी यहाँ जंगली जानवरों को बड़े स्तर पर मारने का निर्णय लिया है, ताकि वो इस सूखे की समस्या से उत्पन्न खाद्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके। साथ ही इस सूखे का कारण अल नीनो की घटना भी बताई जा रही है, जो वर्ष 2023 में 7 वर्षों के बाद आई है, और जिससे नामीबिया और साथ ही दक्षिणी अफ्रीकी अन्य देशों में भी बड़े स्तर पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके कारण ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानते हैं। नामीबिया में गंभीर सूखे के कारण हाथियों, दरियाई घोड़ों सहित सैकड़ों जंगली जानवरों को मारने की योजना बनाई जा रही है। उद्देश्य यही है कि मारे गए पशुओं के मांस का उपयोग 14 लाख आबादी के लिए किया जा सके, उनकी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नामीबिया ने घोषणा की है कि वो कुल 723 जानवरों का वध करेगा, उनकी कलिंग करेगा, और जिसमें 30 दरियाई घोड़े, 60 भैंसे, 50 इम्पाला, 100 नीले वाइल्ड बीस्ट, 300 जेब्रा, 83 हाथी और 100 एलेंट शामिल हैं, जो कि एक प्रकार का मृग है। 150 से अधिक पशुओं को पहले से ही मारा जा चुका है, जिसके माध्यम से लगभग 63 टन मांस की प्राप्ति हुई है। नामीबिया की सरकार ने कहा है कि उसका ये जो कदम है ये पूरी तरह से संवैधानिक है, संविधान सम्मत है, क्योंकि नामीबिया का संविधान वहां की सरकार को ये आज्ञा देता है, ये आदेश देता है कि वो नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का या इस तरह के संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। ये नामीबिया सरकार का एक तर्क है। नामीबिया में सूखे का कारण क्या है? सामान्य तौर से नामीबिया में पिछले कुछ समय से लगातार सूखे की अवस्थिति देखने को मिली है। जैसे वर्ष 2013, वर्ष 2016 और वर्ष 2019 में
सूखे के कारण वहां आपातकाल की भी घोषणा हो चुकी है। लेकिन जो वर्तमान सूखा है ये बहुत व्यापक है और बहुत विस्तृत है। इसके कारण नामीबिया सहित दक्षिणी अफ्रीका के अधिकांश भाग पर प्रभाव है। अक्टूबर 2023 में इसकी शुरुआत बोत्सवाना से हुई थी और ये सूखा धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैलता चला गया, जैसे अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और नामीबिया में भी ये फैल चुका। और साथ ही नामीबिया में इसने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। अगर हम इस सूखे के कारण की बात करें तो इस सूखे का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है अल नीनो की घटना, जो वर्ष 2023 में 7 साल बाद प्रकट हुई है। इस घटना को सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिससे अल नीनो से इस क्षेत्र में व्यापक रूप से गर्मी हुई और कम वर्षा हुई। कम वर्षा होने के कारण ये पूरा क्षेत्र एक तरह से सूखे की चपेट में चला गया। हम अल नीनो का प्रभाव किस प्रकार से यहाँ कम वर्षा पर पड़ सकता है या कम वर्षा होने के परिणाम के रूप में सामने आ सकता है, उस पर अभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक और कारण पर बात कर लेते हैं, और दूसरा कारण है कि जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं ने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, यानी इस तरह की कंडीशंस को, इस तरह के मौसम पैटर्न को बल दे दिया है, ताकि कि हमें अत्यधिक एक उच्चतम स्तर की घटनाएं देखने को मिलती है। यानी अत्यधिक, कुछ स्थानों पर अत्यधिक सूखे की स्थिति देखने को मिलती है और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है। इसको हम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के रूप में परिभाषित करते हैं। तो बढ़ते तापमान से सूखे और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उनकी तीव्रता, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ी है। तो जलवायु परिवर्तन की घटना भी एक महत्वपूर्ण कारण नामीबिया की इस घटना के अंतर्गत मानी जा रही है। अब हम अल नीनो का कारण समझते हैं कि अल नीनो किस प्रकार से योगदान दे सकता है। अगर आप देखें प्रशांत महासागर के दोनों ध्रुवों, विषुवत रेखा पर दोनों ध्रुवों के तापमान को देखें, दोनों ध्रुव का मतलब पूर्वी ध्रुव और पश्चिमी ध्रुव को देखें, तो सामान्य तापमान इस प्रकार से रहता है कि सामान्यतः पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर का जो इस क्षेत्र का तापमान है ये नॉर्मली कुछ सामान्य से कम रहता है, यानी ठंडा यहाँ का तापमान रहता है। और यहाँ का थोड़ा तापमान क्या रहता है, थोड़ा गर्म रहता है। ये न्यूट्रल स्थिति है, जिससे हवाओं का पैटर्न आप जानते हैं कि अधिक दाब से कम दाब की तरफ होता है, और कम दाब कहाँ होता है, जहां पर गर्मी होती है। तो हवाओं का पैटर्न इस प्रकार से रहता है। इस तरह की स्थिति में हमारे देश में भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अवस्थिति है और इस प्रकार से इधर हिंद महासागर की अवस्थिति आ जाती है और ऊपर भारत की अवस्थिति है, तो ये इस तरह का जो पैटर्न है ये सामान्यतः भारत में मॉनसून को भी किसी प्रकार से नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। इसलिए ला नीना की घटना में क्या होता है कि ये जो सामान्य तौर से ठंडा तापमान रहता है ये और अधिक ठंडा हो जाता है, और अधिक ठंडा हो जाएगा तो हवाओं की दिशा बहुत तेजी से इधर की तरफ बहेगी और ये भारत में मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसको हम कहते हैं ला नीना। लेकिन एल नीनो की घटना में क्या होता है, एल नीनो की घटना में पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर के इस क्षेत्र का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है और यहाँ का तापमान ठंडा हो जाता है, जिससे हवाओं की दिशा में परिवर्तन आता है। हवाएं इस तरफ बहने लगती हैं। इससे दक्षिणी अमेरिकी देशों में बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा होती है, बेहद ज्यादा अत्यधिक वर्षा होती है। लेकिन इससे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों में वर्षा में कमी आ सकती है। खासतौर से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ये सूखे का कारण भी बनता है और इससे दक्षिण अफ्रीकी देशों में भी सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वर्तमान में ला नीना की घटना हुई है 7 साल बाद, जो कि वर्ष 2023 में हमें देखने को मिली है। वर्ष 2023 में इस घटना से दक्षिण अफ्रीकी देशों में वर्षा बेहद कम हुई है, जिससे पानी की अलग अलग स्रोत सूख गए हैं और इसके कारण जंगली जानवरों को भी पीने के लिए पानी की कमी हुई है। इससे जंगली जानवरों का पलायन एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो सकता है, जिससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यानी मानव का जानवरों के साथ टकराव बढ़ सकता है। ये भी कारण है कि इस टकराव को रोकने के लिए नामीबिया की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वो 713 जानवरों की कलिंग करेगा, ताकि वो सूखे से उत्पन्न खाद्य असुरक्षा की स्थिति से भी निपट सके और साथ ही एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट यानी मानव जानवरों का एक साथ का जो टकराव है उसको भी रोक सके। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है, ये निर्णय लिया गया है। लेकिन क्या नामीबिया में ये स्थिति या नामीबिया या अफ्रीका के अन्य देशों में ये स्थिति असामान्य है, अनयूजुअल मानी जानी चाहिए, जहां पर जंगली जानवरों को इतने बड़े स्तर पर मारने का निर्णय लिया गया है? ये घटना असामान्य नहीं है। पहले भी दक्षिणी अफ्रीकी समेत कई देश इस तरह के निर्णय लेते हुए हैं, जहां मांस के लिए बड़े स्तर पर जेब्रा, ब्लू वाइल्ड बीस्ट और इम्पाला जैसे जानवरों का शिकार हुआ है। आमतौर पर इस तरह की घटना होती रहती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम की जो अफ्रीकी ऑफिस की डायरेक्टर है, जिनका नाम है रोज मवेब्जा, इनके अनुसार यदि वैज्ञानिक तरीके से इस प्रकार की कलिंग की जाती है, वैज्ञानिक तरीके से जानवरों का वध किया जाता है, साथ ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाता है, इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जो सस्टेनेबल है, पशु कल्याण का ध्यान में रखा जाता है, तो इस तरह की कलिंग से किसी तरह की चिंता पैदा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो पर्यावरणविद हैं वो इस कदम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि एंटीबायोटिक प्रदूषण से जुड़ी हुई है। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं और इन दिशा निर्देशों में कहा है कि ये मानव स्वास्थ्य के साथ साथ पूरे मानव समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से खतरा साबित हो सकता है एंटीबायोटिक प्रदूषण। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं। खबर देख लेते हैं। खबर यही है, जैसा हमने अभी आपको बताया कि एंटीबायोटिक प्रदूषण पर डब्ल्यूएचओ ने मार्गदर्शन जारी किए हैं और डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि दवा निर्माण से होने वाले एंटीबायोटिक प्रदूषण पर उसने मार्गदर्शन जारी किया है, क्योंकि एंटीबायोटिक उत्पादन से उत्पन्न अपशिष्ट दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया, यानी इस तरह की बैक्टीरिया को जन्म दे सकते हैं जिन पर आपकी एंटीबायोटिक दवा का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आदमी को इस तरह की बैक्टीरिया प्रभावित करते हैं और उनको एंटीबायोटिक दवा दी जाती है तो उसका प्रभाव शून्य होगा, जिससे मानव स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और अंततः उसकी किसी भी व्यक्ति की केवल इन्फेक्शन से ही मृत्यु हो सकती है। तो एंटीबायोटिक उत्पादन से उत्पन्न अपशिष्ट दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के विकास में योगदान दे सकते हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। दिशा निर्देशों में एंटीबायोटिक विनिर्माण के लिए अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को शामिल किया गया है। इसका कहने का मतलब यह है कि जब एंटीबायोटिक दवाओं का निर्माण किया जाता है तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे अपशिष्ट जल हो, उनसे प्रभावित जल हो एंटीबायोटिक के जो रेजिडुअल होते हैं, और चाहे ठोस अपशिष्ट हो, उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से प्रबंधन किया जाना चाहिए कि वो अलग अलग तरह के जीवों में न जाए, यानी वो उसका इस्तेमाल बैक्टीरिया में ना हो, वहां पर इस तरह की स्थितियां पैदा ना हो जाए कि उससे उत्पन्न जो बैक्टीरिया है वो पहले से ही एंटीबैक्टीरियल जो क्वालिटीज हैं, गुणवत्ता है, एंटीबायोटिक जो लक्षण है, उससे एक प्रतिरोध उनमें उत्पन्न हो जाए। तो एंटीबायोटिक प्रदूषण से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है। इसका मतलब वही है कि अगर कोई बैक्टीरिया इस तरह से उत्पन्न होता है जिसमें पहले से ही एंटी माइक्रोबियल जो क्वालिटीज हैं, या आप कह सकते हैं कि इस तरह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, तो उस पर किसी भी तरह से एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होगा। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह के जीवाणुओं से प्रभावित हो गया तो अंततः उसका स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, और ये एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है, जिससे न केवल परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा बल्कि जीवन की हानि भी संभव हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूएचओ ने इस पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। रोगाणुरोधी दवाओं का उपयोग एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटी पैरासिटिक सहित रोगाणुरोधी दवाओं का जो उपयोग है वो पूरे विश्व स्तर पर किया जाता है, और मानव और पशु चिकित्सा, खाद्य उत्पादन और कृषि के क्षेत्र में इनका प्रयोग सामान्य तौर से किया जाता है। इन स्रोतों से अगर हम इसके पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो इन स्रोतों से रोगाणुरोधी पदार्थ अपशिष्ट जल, अपवाह और सीवेज के माध्यम से पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, जिससे दवा प्रतिरोधी जीव और रोगाणुरोधी प्रतिरोध का प्रसार होता है। यानी इस तरह के बैक्टीरिया हमारे सामने आ सकते हैं जिनमें पहले से ही एंटी माइक्रोबियल एक रेजिस्टेंस की स्थिति विद्यमान होती है। विनिर्माण स्थलों से नीचे की ओर स्थित जल निकायों में एंटीबायोटिक दवाओं के उच्च स्तर का पता चलता है, और साथ ही अगर हम इसके नियामक अंतराल की बात करें तो अभी इससे जूझने के लिए हमारे पास रेगुलेटरी व्यवस्थाएं सीमित हैं। वर्तमान में विनिर्माण से उत्पन्न यानी मैन्युफैक्चरिंग से उत्पन्न एंटीबायोटिक प्रदूषण से बड़े पैमाने पर अनियमित व्यवस्था है। विनिर्माण से उत्पन्न एंटीबायोटिक प्रदूषण बड़े पैमाने पर अनियमित है, यानी वो रेगुलेटेड नहीं है, और पर्यावरणीय उत्सर्जन आमतौर पर गुणवत्ता आश्वासन मानदंडों के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर हम इसके प्राथमिक स्रोतों की बात करें कि क्यों इस तरह के एंटीबायोटिक प्रदूषण की स्थिति हमें देखने को मिलती है, उसके प्राथमिक स्रोत क्या है,
तो इसका प्राथमिक स्रोत आप मान सकते हैं कि जो अधिकांश सक्रिय दवा अवयव है, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो पशु और मानव अपशिष्ट से पर्यावरण में पहुंचते हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो प्रदूषण के परिणाम स्वरूप, यानी मैन्युफैक्चरिंग से होने वाले प्रदूषण के परिणाम स्वरूप इनकी सांद्रता बढ़ जाती है, इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही वो सेक्टर है जिससे इस तरह की एंटीबायोटिक्स दवाइयों का जो प्रसार है वो अलग अलग तरह के सीवेज में होता है या एक जल निकायों में ये पहुंचते हैं। पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं क्यों है इनके कारण? क्योंकि रोगाणुरोधी प्रदूषण गैर रोगजनक, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो रोगजनक नहीं होते और रोगजनक, दोनों प्रकार के रोगाणुओं में, दोनों प्रकार के बैक्टीरिया में प्रतिरोध विकास में योगदान देते हैं। प्रतिरोध विकास मतलब उनमें एक रेजिस्टेंस विकसित होता है किसी भी एंटीबायोटिक दवा के प्रति, और इस तरह से अगर उनमें प्रतिरोध विकास होता है तो वो मानव स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम होता है और जो विश्व स्तर पर फैल सकता है, और इसलिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर हम एंटीबायोटिक प्रभावशीलता पर इसके प्रभाव की बात करें तो वो प्रभाव यही है कि विनिर्माण जो अपशिष्ट है, यानी मैन्युफैक्चरिंग से उत्पन्न होने वाला जो अपशिष्ट है, वो मनुष्यों, पशुओं और फसलों के लिए चिकित्सीय एजेंट के रूप में एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावशीलता को कम करता है। यानी अगर इस तरह के सीवेज से, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग से पहले से ही मनुष्यों में इस तरह के तत्व उपस्थित होते हैं तो उनमें एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव जो है वो सीमित हो सकता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो और चाहे फसल हो। अगर फसल को भी कोई रोग कारक जीव प्रभावित करता है, बैक्टीरिया प्रभावित करता है और उनका भी कोई इलाज करने के लिए दवाई छिड़की जाती है तो उसका भी प्रभाव न के बराबर होगा, सीमित होगा, क्योंकि उनमें पहले से ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। इसके कारण वैश्विक स्तर पर मौतों का भी आंकड़ा हमारे सामने एक आता है और वो ये है कि वर्ष 2019 में जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण लगभग 12,70,000 मौत सीधे तौर पर उसके लिए जिम्मेदार है, और वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो ये लगभग 49,50,000 मौतों के लिए जिम्मेदार है। इसलिए एंटी माइक्रोबियल जो एक तरह से एंटीबायोटिक जो प्रदूषण है ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है, और एंटीबायोटिक प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य पर भविष्य में बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। WHO अपनी रिपोर्ट में कई बार कह चुका है कि इस तरह के प्रदूषण के कारण अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मनुष्य में होता है तो उस पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम होगा, और जिससे भविष्य में एक बड़ी चुनौती पैदा हो सकती है मानव स्वास्थ्य को लेकर के। एक और टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्लास्टिक कचरा। आप जानते हैं कि प्लास्टिक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रदूषक के रूप में उभर चुकी है, इसलिए सामान्य तौर से हम ये भी देखते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कई जगहों पर होता है। जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल आपके हेलमेट पर भी होता है जो आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है, आपकी गाड़ियों में भी इसका इस्तेमाल होता है, साथ ही ड्रग्स उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है। ड्रग्स उद्योग मतलब औषधि उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है। कई जगहों पर चिकित्सीय उपकरणों के अंतर्गत भी इसका इस्तेमाल होता है, वहां पर इसका इस्तेमाल सकारात्मक रूप से होता है। लेकिन प्लास्टिक के कुछ रूप ऐसे हैं जो बहुत ही नकारात्मक रूप से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, और इन नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले प्लास्टिक पर ही हम चर्चा करेंगे। और एक प्लास्टिक का रूप है जिसको हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं, ये पर्यावरण के लिए बेहद घातक है। प्लास्टिक का उत्पादन, इस सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन मुख्य रूप से कच्चे तेल, गैस और कोयले से होता है, और कुल प्लास्टिक का लगभग 40% एकल उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है। प्लास्टिक के साथ जो हमारा संबंध है, सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ हमारा जो संबंध है वो अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है। ये कई तरह के उत्पाद जैसे प्लास्टिक बैग और फूड रैपर के रूप में हमारे सामने आ सकता है। प्लास्टिक बैग और फूड रैपर का जो जीवन काल है, जो लाइफ स्पैन है, वो कुछ मिनटों से लेकर के कुछ घंटे तक होता है, और फिर ये सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बने रहते हैं। यानी इनकी डंपिंग बेहद मुश्किल है, इनका पर्यावरण से नष्ट होना बेहद मुश्किल है। सिंगल यूज प्लास्टिक इसलिए बेहद खतरनाक हो जाता है। एक और प्लास्टिक जो प्रदूषणकारी है उसको कहते हैं माइक्रोबियल प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक क्या है? समुद्र, सूर्य की किरणें, हवा और लहरें प्लास्टिक अपशिष्ट को छोटे छोटे कणों में तोड़ देती हैं जो प्राय 1 इंच के 5वें हिस्से से भी छोटे होते हैं। ये जल स्तंभ के सभी भागों में फैले हुए हैं और दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स और सूक्ष्मतर टुकड़ों में
विखंडित होते हुए प्लास्टिक माइक्रोफाइबर का निर्माण करते हैं। यानी माइक्रोप्लास्टिक और सूक्ष्मतर टुकड़ों में विखंडित होते हुए प्लास्टिक माइक्रोफाइबर का निर्माण करते हैं, जो खतरनाक रूप से नगर पालिका की पेयजल प्रणालियों और हवा में बहते हुए पाए गए हैं। और माइक्रोप्लास्टिक भी मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, साथ ही पशुधन स्वास्थ्य के लिए भी इनको हानिकारक माना जाता है। एक और कारण है जो प्लास्टिक को बहुत खतरनाक बनाता है, और वो ये है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का कड़ाई से अनुपालन नहीं होता है। दो चीजें हमने देख ली, सिंगल यूज प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक, और एक ये कि प्रबंधन का कड़ाई से पालन नहीं होता है। वैश्विक स्तर पर लगभग 1/4 प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण ही नहीं किया जाता, और साथ ही जो कम समृद्ध देश हैं उन देशों में अपशिष्ट प्लास्टिक को कभी कभी खुले में जलाया जाता है, जिससे हवा में जहरीले रसायन पूरी तरह से फैल जाते हैं, और ये मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक स्थिति को उत्पन्न करते हैं। अब हम इस सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न देख लेते हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, डुगोंग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सूखे की समस्या के समाधान के लिए अपने जंगली जानवरों के वध का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शंस हैं नाइजीरिया, अंगोला, बोत्सवाना या नामीबिया। इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। फिर अगला प्रश्न है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर एंटीबायोटिक प्रदूषण का संभावित पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? आपके ऑप्शन है शैवाल प्रस्फोटन में कमी, मछली की जनसंख्या में वृद्धि, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीवाणुओं का विकास या पानी के तापमान में कमी। प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। और अंतिम प्रश्न है, माइक्रोप्लास्टिक आमतौर पर महासागरों में कैसे प्रवेश करते हैं? आपके ऑप्शन है प्लास्टिक कचरे को सीधे डंप करके वायुमंडलीय जमाव से, ऑप्शन सी नदियों और अपवाह के माध्यम से, और ऑप्शन डी है ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।